रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर्टिकुलरली फॉर द डिस्कवरी व्हिच वन, बताइए निर्मला, ये बताइए किसके लिए देखा था, स्वयंवरी का अगर बताइए किस, न्यूक्लियस के लिए। यस न्यूक्लियस, नॉट फॉर अदर पार्ट, राइट। रदरफोर्ड ने बोला कि व्हेनेवर, रदरफोर्ड ने बोला, थॉमसन क्या बोला था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मोस्टली एट अ थॉमसन मॉडल, बट रदरफोर्ड ने उसको बोला नो, यू डोंट हैव टू कंसीडर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पार्ट। तो बताइए इन्होंने क्या किया, सबको एक स्मॉलर रीजन में लेके आ गए, तो उस स्मॉलर रीजन को क्या बोल दी थी इन्होंने, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बोला कि रदरफोर्ड की एटम जो होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियर रीजन, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन एक होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। सुनो मेरी बात, अब देखो, एक होता है न्यूक्लियर रीजन, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। देखना, ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन होता है बेटा, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन में कौन कौन होता है तो आपको पता है, साइज, तो साइज इसका होता है आपका कितना, 10⁻15 मीटर के रेंज में। इज इट क्लियर? इसका साइज आएंगे बेटा, तो इसका साइज होता है, आपने देखा होगा, मैंने बताया था, 10⁻10 मीटर के रेंज में। एनसीईआरटी का ही डाटा है, पूरा याद रखना क्योंकि पूछ देता है नीट सम क्वेश्चन में। अब देखो, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एक ऐसा आप भी कर सकते हो, किसी भी एटम के लिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आप फाइंड कर सकते हो। उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है सुनो, आर बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर नॉट इज कांस्टेंट, दैट इज स्टैंड फॉर 1.34 इंटू 10⁻15 मीटर। ए जो होता है वो होता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। अब बेटा खुद से बताइए, एल्युमिनियम लेंगे तो एटॉमिक मास कितना लेंगे, 27। बताओ। आप एक काम करोगे, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास का अगर क्यूबिक रूट वैल्यू फाइंड करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो सबके वैल्यू से साइंटिफिक नोटेशन में उसका एक्सपोनेंट हमेशा 10⁻15 आ जाएगा कि नहीं, ये बताओ आपने। मैंने बोला आपको कि अगर किसी का एटॉमिक मास अगर 100 है, 100 का अगर हम लोग क्यूबिक रूट लेंगे, तो ये वैल्यू जो आएगा क्यूबिक रूट 100 का वैल्यू, आपको क्या लगता है ये 10 से वैल्यू लेस होगा कि नहीं क्यूबिक रूट का 100 का? बताओ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि किसी का एटॉमिक मास का क्यूबिक रूट लेंगे तो वैल्यू 10 से लेस आएगा कि नहीं, किसी भी एलिमेंट का जितना हम लोग डिस्कवर्ड किया अभी तक। आपको क्या लगता है कि 200 का क्यूबिक रूट लेंगे तो क्या होगा, 10 से लेस होगा कि नहीं, ये बताओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट का जितना डिस्कवर्ड किया हम लोग जितना पे, अगर उस पे भी किसी का भी हम लोग एटॉमिक मास का क्यूबिक रूट लेंगे तो वैल्यू क्या होगा, लेस देन 10 आएगा कि मोर देन 10 आएगा? लेस देन 10। Less than 10. अच्छा, लेस देन 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.34 से, तो वैल्यू लेस देन 10 ही रहेगा। और लेस देन 10 से जब साइंटिफिक नोटेशन को नोटेट करेंगे तो सबके लिए एक्सपोनेंट कॉमन हो जाएगा कि नहीं बेटा, बताओ। मीटर में अगर एक्सप्रेस करेंगे हम लोग समझा जैसे, नहीं। नहीं नहीं, आप एक काम करेंगे, लिखिए फॉर एल्युमिनियम, लिखिए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के लिए ए का वैल्यू कितना होता है, 27। तो देखो रेडियस किसका मैं बता रहा हूँ, एल्युमिनियम का रेडियस बता रहा हूँ, 1.34 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1.34 लिए। आपने क्या लिए, ये देखो सुनो, एक चीज बता रहा हूँ मैं, सुनिएगा, ये आर इक्वल टू आर नॉट, ए का एक्सपोनेंट 27 का मैं क्यूबिक रूट लूंगा, ये 1.34 इंटू 10⁻15, और ये क्यूबिक रूट 27 का हो जाएगा 3,
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये हो जाएगा आपका 9 10 1, और ये हो जाएगा आपका कितना, देखो जैसे 12 हो जाएगा तो 1, 9 10 0, और ये क्या हो जाएगा आपका 3, ये इंटू 10 का -15, मैंने रॉन्ग कर दिया ना, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 12 1 9 0 1 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सो बताइए 4.02 इंटू 10 का 15। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पार्ट का जब कैलकुलेशन करोगे तो साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा सबका एक्सपोनेंट 10 का 15 कॉमन हो जाएगा, नहीं किसी एलिमेंट के लिए अगर लेंगे तो हम लोग, हाँ सर। तो वो जो कॉमन हो गए इसीलिए यहाँ पे एवरेज साइज लिख दिया सबका 10 का 15। अब आई बात समझ क्यों लिखे थे, मतलब एक जनरलाइज करके मैंने बता दिया 10 का 15 एक्सपोनेंट के टर्म में ही आपका साइज आएगा, मतलब कि इसी की रेंज में आएगा सबका साइज। तो ये आर जो लिए, ये आर जो फाइंड किया मैंने ये आर जो फाइंड किया, ये किसका रेडियस है, ये एल्युमिनियम के एटम का न्यूक्लियस का रेडियस है कि एटम का रेडियस है वो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का। अगर आपको मान लीजिए कॉपर दे देगा या जिंक दे देगा, कोई भी एलिमेंट दे देगा, इफ यू हैव टू फाइंड द approximate atomic radius of the nucleus of that particular element, so through this formula is it possible to find the radius of that nucleus? Yes, ये रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था कि आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के एटम का रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस आप फाइंड कर सकते हो। समझ में आया सबको? तो मैं आगे चलो दूसरा टॉपिक স্যার इसी पे, স্যার बताइए। এ কা 1/3 যখন করব তখন এ ইজ অলওয়েজ লেসার দেন 10 হবে। देखिए आप एक काम करेंगे, अगर मान लीजिए 125 होगा उसका क्यूबिक रेट लेंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं, बताइए। হ্যাঁ 5, अब 1.34 को 5 से करेंगे तो आप बताइए कितना हो जाएगा, लेस देन 10 होगा कि नहीं? হ্যাঁ अरे স্যার। बाबा ये 1 2 3 4 8 5 मल्टीप्लाई करो वो, তাহলে কি হবে, 6.13 5 জায়গা কত হবে, 6.65, 6.5 approximately 7 approximately চলে আসবে। আরে দেখো হ্যাঁ that less than 10 या more than 10, less than 10। হুম, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इस तरह के एटम से मैंने किसी भी एलिमेंट का, ये सब जनरली लाइटर एलिमेंट पे वर्क किए थे, तो आप लाइटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का अगर पुट करोगे 1/क्यूबिक रूट लोगे, और वो आपने आर नोट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा उसका एक्सपोनेंट जोड़ेगा सबका कॉमन आ जाएगा कि नहीं, 10 का 15। इसीलिए रदरफोर्ड ने बोल दिया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है ये होता है। समझ में आया? श्रेजा बताइए, समझ में आ गया अनुष्का? तो मैं चल रहा हूँ दूसरे टॉपिक पे। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये सब टेस्ट वगैरह में कहीं पे आप जब जाओगे तो क्वेश्चन पूछ देता है। आई बात समझ पड़ी है? ये याद रखिएगा। आर्यन समझ में आई? तो यस ये सर। याद रखिएगा। चलिए चलिए, अब साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ, अब बोले कि सर साइज ऑफ एटम का कुछ ऐसा फॉर्मूला दीजिए, तो वो रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे, न्यूक्लियस का दे दिए थे, क्योंकि न्यूक्लियस पे ही ज्यादा वर्क किए थे उन्होंने। फिर देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या क्या होगा, न्यूक्लियर रीजन में क्या क्या होगा, तो न्यूक्लियॉन्स होगा। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बेटा बताओ, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं कि नहीं हम लोग? हाँ सर। हाँ सर। यस ये सर। लिख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा फास्ट कीजिए, ये सब टॉपिक बेटर आप 9th में पढ़े होगे। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स। ये याद रखिएगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, आप बताओ तो न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि वी नो दैट द न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज बट प्रोटॉन हैज द पॉजिटिव चार्ज, दैट मेक द ओवरऑल न्यूक्लियस साइज क्या बताइए, क्या चार्ज बताएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये समझ में आएंगे आप लोगों को कि न्यूक्लियर रीजन में क्या क्या रहता है, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियर रीजन इज द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द साइज इज वेरी स्मॉल। साइज का एवरेज लेंगे तो 10 का 15, एक फॉर्मूला दिए वो याद रखिएगा, नथिंग एल्स। अब देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में जाओगे तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus
बेटा आपने पढ़ा होगा ना, सोलर सिस्टम टाइप का होता है ये मॉडल पूरा रदरफोर्ड्स का। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ दैट इज ऑर्बिट्स। सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ऑर्बिट्स। द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब बताओ बेटा, सर्कुलर मोशन के लिए कुछ फोर्स तो बैलेंस होना चाहिए, तभी तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? Yes. सर्कुलर मोशन के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन जब दिखा रहा हूँ आप ये, तो देखो ये क्या होगा, ये एक मान लो कि आपने न्यूक्लियस लिया, और ये मान लो कि एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो बेटा नाउ टेल मी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ सर। नेमंग बताइए कि वी नो दैट न्यूक्लियस इज द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज योर नेगेटिव चार्ज। तो जो अपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ सर। और आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि जब भी सर्कुलर पाथ में हम लोग रिवॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे एक स्यूडो फोर्स भी आता है। तो स्यूडो फोर्स को बोलते हैं लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने 9th में कभी पढ़ा होगा कि सर्कुलर पाथ में किसी को अगर छोड़ दोगे तो टेंजेंशियली मूव करके चला जाता है वो। मतलब किसी को ऐसे रोटेट करते रहोगे आप, और उसको छोड़ दोगे तब देखना कि टेंजेंशियली वो मूव करता है। मतलब कि एकदम स्ट्रेट नहीं भागेगा, मतलब कि ऐसे अगर रोटेट करोगे आप छोड़ दोगे ना, तो एक सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियली भाग जाता है वो पार्टिकल्स आपका। कभी आपने देखा कि कभी वो छोड़ने पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं भागता है, ट्रांसलेटरी नहीं, वो सर्कुलर पाथ की फॉलो करके एक ट्रांजेक्टरी पाथ को फॉलो करते निकल जाता है। मतलब कि आपको अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे आप खड़ा होके किसी पार्टिकल को ऐसे घुमाते रहो, छोड़ो, तो छोड़ने के बाद वो ऐसे ही रिमूव करके निकल जाता है कि नहीं, छोड़ते हो तो? कि ऐसे जाता हाँ है, बता सर। दो, स्ट्रेट तो नहीं जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे मूव करता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन हेल्ड थ्रू द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने देखा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि दो पार्टिकल कोई भी ले तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो ये पेन है, अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है कि नहीं बेटा, बता दो, आप लोग पढ़े होंगे। तो हाँ सिमिलरली क्या सर। होता है, दो अपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेट के बीच में कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ और सर। दो हाँ अपोजिट सर। चार्ज के बीच में कौन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको होल्ड करके रखा। लेकिन बेटा खुद से बता दो, अगर नेट फोर्स अगर सेंटर की तरफ आएगा तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाएगा, तो उसको कोई बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए ना, बार का फोर्स। एक इधर फोर्स होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, बताइए हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जब फिजिक्स पढ़ोगे तो ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये। तो बता दो, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल। और सेंटर के बाहर कौन सा फोर्स है? आप बताइए फोर्स। देखो मैं बता रहा हूँ, फॉर सर सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे है? बता रहा हूँ फॉर सर्कुलर मोशन जब होगा, फॉर सर्कुलर मोशन के लिए बता रहा हूँ आपको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है सुनिएगा। आपने कभी एक 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 चीज बता रहा हूँ, आप कभी ऐसे क्यों साइकिलिंग की हो बेटा? साइकिलिंग आप चलाए हो कभी? बताइए बेटा, साइकिलिंग की है? हाँ सर। आपने देखा होगा सर। कभी बेटा साइकिल, हाँ देखो सुनिए बता रहे हैं, साइकिल लेके जब किसी मोड़ पे आपने ऐसे टर्न करते होंगे तो आपको लगता है कि कोई खींच रहा है आपको इधर, देखते हो ना, ऐसे खींच रहा होगा आपको, कोई सर लगता होगा ऐसा। सेंट्रीपेटल फोर्स। हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स बता रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। देखो आप जो अगर मान लीजिए बस में चढ़ते हो या अपना कार में चढ़ते हो या किसी भी जाते हो, तो आपने देखा होगा ना, कभी मोड़ पे ऐसे जाते हो ना, गेट की तरफ आपको धक्का लगता है, थोड़ा लगता है कि कुछ खींच रहा है आपको, होता है कभी ऐसा फील की हो कभी? हाँ हाँ सर। सर।
देखो स्ट्रेट चलते रहोगे तो कुछ नहीं है, स्ट्रेट चलोगे तो वो आपने न्यूटन्स पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया के चलते आपका बॉडी रेस्ट में, तो ये भी रेस्ट में रहना चाहता है, इसीलिए आप क्या मोशन में, तो ये वो पढ़े होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब सर्कुलर पाथ पे ऐसे करके टर्न लेता है तो आप देखो कोई लगता है कि कोई खींच रहा है आपको, तो वही सूडो फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल, वो सेंट्रीफ्यूगल है, बाहर की तरफ खींच रहा है। और सेंटर की तरफ लगता है वो उससे सेंट्रीपीटल। तो सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल जब बैलेंस हो जाएगा तो सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल अपना मूव करते रहेगा। आई बात समझ में? हाँ सेंट्रीपीटल सर। और सेंट्रीफ्यूगल जब बैलेंस हो जाएगा तो आपका वहां पे पार्टिकल क्या हो जाएगा, मूव करते रहेगा। ये समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। एक मिनट रुपया, हाँ हाँ। अब देखो, तो ये जो सेंट्रीपीटल होता है बेटा, ये सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल बनाने के लिए आप खुद से सोचो कि किसी पार्टिकल को एक पाथ पे मूव कराओगे तो एक बाहर का फोर्स अंदर का फोर्स बैलेंस होगा बेटा, तभी ना चलेगा वो। आप थोड़ा सोचो, अंदर का फोर्स अगर ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा तो खींच लेगा कि नहीं सेंटर की तरफ पार्टिकल को। हाँ सर। सेंट्रीफ्यूगल अगर ज्यादा होगा तो बाहर लेके भाग जाएगी कि नहीं पार्टिकल्स को। हाँ सर। आप ऐसे रोटेट करके अगर ऐसे खींचते हो तो पार्टिकल आ जाता है, और रोटेट करके ऐसे छोड़ते हो पार्टिकल भाग जाता है, मतलब ऐसे छोड़ दिया मतलब आपने सेंट्रीफ्यूगल ही, सेंट्रीपीटल आपने छोड़ दिया। तो सेंट्रीपीटल का मतलब होता है बेटा ये, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है ये। आई बात समझ, दोनों फोर्स बैलेंस है सो। तो ये देखो, ये आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, E1 प्लस। जानते हो ये सब या नहीं जानते हो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हो? तो मैं लिखूंगा, नहीं तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये बता दो, ये निर्मले आपने देखा होगा ना, M1 M2/R1 स्क्वायर ग्रेविटेशनल का। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो वैसे ही सोचिए कि इलेक्ट्रोस्टैट में जाएंगे तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसी को फोर्स से रिप्रेजेंट कर देता है। आपने कहीं पे देखा भी होगा, तो मैं लिख देता हूँ, देखो क्या लिख देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, जब बोर्स मॉडल पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा क्या होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जेड ई का स्क्वायर ले लिए, अपॉन आर स्क्वायर लिए, ये mv² अपॉन मैंने आर लिया। तो ये जो होता है बेटा, ये जो होता है, ये जो देखना है, ये जो होता है आपका ये, एक मिनट सर देखिएगा, वन ये जो बाई होता है, फोर पाई के बाद क्या लिखा है? साउंड नहीं आ रहा था, दे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, क्या बताए 1/4? सर 1/4 पाई के बाद क्या लिखा है? ये बता रहा हूँ, ये जो जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स लिए थे तो बेटा जी, और M1 M2 आया था, R1 स्क्वायर आया था, तो ये जी है, वो कांस्टेंट है, जब वैसे ही कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट में भी आता है। आई बात समझो, कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट में भी आता है। तो ये सब अभी पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है हमको, जानू ये टाइम लग जाता है, क्योंकि ये सब फोर्स लाना पड़ता है, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, सुनो। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलाइज करके इसको के लिख दूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, कि नहीं को प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं लिख देता हूँ एक चीज आपको। देखो नहीं सर। सुनो, सुनिए, सुनिए। ये न्यूक्लियस है, सुनो एक काम करो, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे जितना प्रोटॉन हो उतना पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं, ये बताना आप। हाँ सर। यस। सर। जेड, जेड ई कितना, जेड ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू जेड कर दी थी, किसका चार्ज होगा, मान लो न्यूक्लियस का। और यहाँ पे मान लो सर्कुलर पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन था, तो इसका इलेक्ट्रॉन है E-। तो बता बता दो, Q1 × Q2 अगर करेंगे हम लोग प्लस या माइनस का, तो ये वैल्यू क्या होगा, मॉड ले लेंगे तो वैल्यू क्या होगा, जेड E² नहीं आ जाएगा। सुनो, ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव का मॉड है ये। तो देखो ये जो पॉजिटिव पार्ट है उस पर चार्ज कितना है, जेड ई, और निगेटिव पार्ट पे चार्ज कितना है, ई, तो कितना होगा, जेड E² हो जाएगा कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बताओ, दो पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ये। यस सर। आई बात समझ में? अब बेटा बताओ, दो जो दो पार्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वहां पे फोर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या डायरेक्ट फोर्स, रेसिप्रोकल R² का। तो मैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
वो लेता हूँ, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब वो कांस्टेंट है वो। और ये क्या लिया, क्यू प्लस और क्यू माइनस का मॉड ले लिया, अपॉन आर स्क्वायर कर दिए। बेटा उसी को रिप्लेस करके मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया और जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिया। आई बात समझ में? ये पहले बताओ जेड ई स्क्वायर कहाँ से है, ये समझ में आया आपको? तो मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद बता रहा हूँ। Yes, sir. यस सर। ओके। और एक चीज हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मोस्टली आपने पढ़ा होगा। आज जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। आपने कभी देखा कोई इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेशन होता है, मान लो इंसुलेट कर दोगे, इधर आपने कोई मान लो मैग्नेट रखा था, कभी इलेक्ट्रिक वायर उसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मीडियम पे डिपेंड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मीडियम पे डिपेंड करता है। तो उस मीडियम पे डिपेंड करता है, तो उस मीडियम को, नेचर को डिफाइन करने के लिए एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं हम लोग। और किसी भी नेचर में ये वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। तो उस फिक्स वैल्यू को ही लिखते हैं वहां पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता मैंने। तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट आने वाला है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका वैल्यू भी होता है, इसका कुछ वैल्यू भी होता है, तो वो सब इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे। आप ये बता दो, अभी जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने, ये कुछ कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं आपको? ये बताइए सिर्फ। हाँ सर। Yes. Yes, तो sir. बस इतना ही याद रखो, इसमें केमिस्ट्री में ये सब ज्यादा नहीं लगता है। ये एक बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज किया था साइंटिस्ट ने, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ फोर्स को बैलेंस करने के लिए मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बताऊंगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, तो बताना पड़ेगा मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया आपको। लेकिन आप याद रखो ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो मैं लिख दूं इसको कांस्टेंट? हाँ सर। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, ये 9 × 10 का 9 नहीं होता ये। देखो कितना है, इसका वैल्यू भी होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, इसीलिए वो छोड़ दो। आप सीधा लिखो ये कांस्टेंट है ये। तो इस कांस्टेंट को अगर मैं के लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू जेड ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ सर। आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कोरिलेट करके आप देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में तो मास लेते हैं, मास प्रोडक्ट ऑफ मास लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ क्या लेंगे, चार्ज लेंगे। तो बेटा बता दो, इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑपरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक? इसके बाहर की तरफ कौन फोर्स जा रहा है? सर सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। Difficult. सेंट्रीफ्यूगल। तो ये क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, फ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या होगा देखिएगा, वो होता है आपका mv² बाय आर। आप बता दो, ये फोर्स अब बैलेंस होगा तभी तो सर्कुलर पाथ फॉलो करोगे आप। हाँ सर। तो आपको लर्न करना है आपको कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, मतलब कि ये के जो लिए थे, ये सर्कुलर मोशन के लिए क्या होना चाहिए, के इंटू जेड ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, mv²/r। बेटा ये बताना, ये समझ में आए? ये रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था कि वे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन है थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टू रोटेट इन द सर्कुलर मोशन, टू रिवॉल्व इन द सर्कुलर मोशन, दैट सेंट्रीपिटल मस्ट बी बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल। द सेंट्रीफ्यूगल को उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स यूज किया था, तो वो mv²/r लिए थे। आप जो मैकेनिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में पढ़ोगे, mv²r ही है वहां पे, कहीं भी आप पढ़ोगे वहां पे मैकेनिक्स, तो आप याद रखिएगा ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, तो वहां पे सर्कुलर मोशन पे आप चक्कर काटते रहोगे। तो समझ में आ गया ये रदर फोर्स का? Yes, What is sir. JD square এটা একটু বলবেন আর नहीं नहीं, ये सब जो एक्सप्रेशन है वो कभी केमिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ये फिजिक्स का पार्ट है ये। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको कि सेंट्रीफ्यूगल क्या है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल क्या है, आपको वही बताने के लिए बता रहा हूँ आपको। इस पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा आपसे। खाली एक्सप्रेशन देखते रहो आप लोग, कैसे कैसे है वो देखते रहो। ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं बताऊँ, क्वेश्चन इससे नहीं पूछता था। चलिए, आई बात समझ में, निर्मला आई बात समझ में, ये सब एक्सप्रेशन मोस्टली डबल Yes, sir. बुझे चीज तो। सर हाँ सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी तो वो सर्कल पाथ में घूमेगा। आप देखो ना बेटा, एक सिंपल मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कोई पार्टिकल लेके मान लो कोई आप स्ट्रिंग ले लेते हो,
और उसमें कोई पार्टिकल को अगर बॉल को बांध के ऐसे ऐसे घुमाते रहो तो आप सर्कुलर पाथ पे, तब घूमते रहता है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस है, तभी तो वो चल रहा है ना। आप मान लो अपने तरफ खींच लेते हो, मतलब आप सेंट्रीपिटल को आपने स्ट्रांग कर दिया, तो सर्कुलर पाथ पे चक्कर नहीं काट के अंदर की तरफ आ जाता है कि नहीं, बॉल बताओ। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा। हाँ, और आपने देखा होगा कि सर्कुलर पाथ पे कभी मोशन करते थे, गाड़ी बैलेंस नहीं करके वो क्या आता है, गाड़ी अंदर की तरफ नहीं आता, हमेशा बाहर की तरफ गिरता है कि नहीं गाड़ी, ये बताओ। हाँ सर। तो अब क्या होता है कि मतलब ये चक्कर जो काट रहा था वो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस ही नहीं कर पाया, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा डोमिनेंट हो गया, इसलिए गाड़ी ऐसे बाइक नीचे गिर जाता है। अब आई बात सर्कुलर पाथ पे क्या होना चाहिए। हाँ सर। अब आओ। अब देखो, आप जो बता रहे हो, आप ड्रॉबैक्स पढ़ लो इनका क्या था। सबसे पहले पढ़ लो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और रीजन क्या था मैं बता रहा हूँ, मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होगा। इनके अकॉर्डिंग जाएंगे तो कितना देर के लिए एटम स्टेबल होगा, 10⁻⁸ सेकंड के लिए। लेकिन आप तो देखते हो किसी भी एलिमेंट का एटम तो स्टे करता है, एटम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। तो क्या था रीजन, तो देखो, सुनना, बहुत अच्छा चीज है, देखना यहाँ पे क्या होता है। ये एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे लेट कर लो कि आपने न्यूक्लियस बना के रखा। मेरे न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। आप मेरे सर। को बताना, पॉजिटिव होता है। अब प्रीतम बताइए बेटा, यहाँ पे कौन है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ सर। अब इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ से मूव कर रहा है, ये v स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो v गया है यहाँ पे। इसका मास मान लो कि मैंने m ले लिया, इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक आ गया, तो v इधर आ गया, डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। तो बता दो, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, वो पॉइंट बी पे आया, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अगर हम लोग ए से बी तक जाएंगे, सुनना फिजिक्स का चीज है ये, बता देता हूँ क्यों। पॉइंट ए टू बी जाएंगे तो चेंज इन मोमेंटम मैं देखने जा रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम। बेटा बताओ, चेंज इन मोमेंटम अगर जीरो आ गया, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं उस पर। चेंज इन मोमेंटम अगर जीरो नहीं आया तो फोर्स आ गया उस पर, क्योंकि फोर्स पर, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हो, फोर्स बोलते हो आप लोग। हम्म। तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज, मैं ये क्या कर रहा हूँ, डेल पी को फाइंड कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो देखो, चेंज इन मोमेंटम क्या था कि फाइनल आप माइनस इनिशियल करेंगे तो 2 mu आ जाएगा कि नहीं, बताना आप। अरे बेटा कुछ नहीं करेंगे, चेंज इन मोमेंटम जाएंगे ना, एक का एम एम भी था, अब माइनस माइनस एम भी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी में। देखो, स्पीड इधर था एक बार वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक बार वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 m हो जाएगा। सोम बोल हाँ रहा हो सर। बेटा मुझे से, 2 m। अब बताइए, अब बताओ तो चेंज इन मोमेंटम आपको क्या मिल रहा है बेटा, जीरो या नॉन जीरो, पॉइंट ए टू बी। सर नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो अगर किसी पार्टिकल पे अगर नॉन जीरो, अगर चेंज इन मोमेंटम एक पॉइंट से 2 पॉइंट पे गया मैंने, कंप्लीट नहीं, एक पॉइंट से 2 पॉइंट पे गया मैंने, अब वहां पे चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया तो देखा वहां पे चेंज इन मोमेंटम नॉन जीरो है, इसका मतलब कुछ पार्टिकल पे कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑपरेट हो रहा है। ये जो सर्कुलर पाथ पे जो मूव कर रहा है, इस पे कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑपरेट हो रहा है, तो कौन, चेंज इन मोमेंटम जीरो है, तो उसके पास क्या है, एक्सलेटेड मोशन है कि नॉन एक्सलेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, बताइए, एक्सलेटेड मोशन है, दैट इज electrons behave such an accelerated charged particles.
अब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बिहेव्स कर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स का, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के जैसे बिहेव किया गया, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था वहां पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स का थ्योरी दिए थे वो, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक ही लिख देता हूँ मैं। मैक्स प्लांक क्या दिए थे देखो, एक काम करो रुको, मैक्स प्लांक ने क्या दिया था देखो, when electrically charged particles moves under acceleration, देखो मैंने क्या बोला कि when an electrically charged particle moves under acceleration emits radiation emits electromagnetic radiation। हाँ बेटा बता दो, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का थ्योरी होता है, ये मैक्स प्लांक ने उसी समय इंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होगा या मैग्नेट होगा, अगर उसको आप एक्सलेशन के मूव कर दोगे तो हमेशा वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव कराता है। अब आपका टर्म होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है क्या, तो वही बताने जा रहा हूँ, सुनो ये क्या थ्योरी बोलता है, सुनो। अगर ये पार्टिकल्स है आपका, और ये पार्टिकल अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और इसको आपने एक्सलरेट कर दिया, मानो कि v स्पीड से जा रहा है ये, और इसको आपने एक्सलरेट कर दिया, एक्सलेशन मोशन दे दिया। अगर मान लो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पास, मैग्नेटिक फील्ड होगा। सुनो एक बता रहा हूँ, आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे कि कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को बेटा आप कहीं भी रख दोगे, सिर्फ मोशन नहीं दोगे उसमें, सिर्फ रखा रहेगा वो, तो वो अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर उसी में एक मोशन दे दोगे, एक्सेलरेटेड मोशन, तो पेरियोडिकली क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब चेंज होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट होता है, जैसे आपका कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे चेंज होने लगता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आ जाएगा आपका, और दोनों अगर पेरियोडिकली चेंज होगा, तो फिर वहां से एनर्जी का प्रोपगेशन हो जाता है। उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आई बात, ये फिर से बता दूंगा आपको, सर समझ में नहीं आया। सुनिए बता, फिर से बता रहा हूँ, सुनिएगा, सुनिए। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, और मान लो कि वो बैठा हुआ है अभी, मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल आप कहीं पे उसको रोक, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है कहीं पे रखा हुआ वो, तो बेटा कहीं पे पॉजिटिव पार्टिकल या निगेटिव पार्टिकल कुछ भी रहेगा, ये कोई मैग्नेट रखते हो कहीं पे, आपने देखा होगा ना कि मैग्नेट अगर कहीं रखा था तो सराउंडिंग में उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं, ये बताओ पहले। हाँ सर। हाँ सर। आपने एक मैग्नेट कहीं पे रखोगे तो उसके सराउंडिंग में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपने किसी आयरन के पीस को उसके मैग्नेटिक फील्ड में लेके जैसे जाते हो तो अट्रैक्ट कर लेता है कि नहीं वो। आपने बचपन में कहीं पे आपने मैग्नेट का बॉल लिया होगा, जैसे मम्मी ला देती होंगी, तो वो मैग्नेट के बॉल अगर आयरन के कांटेक्ट में आता है तो अट्रैक्शन होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में अट्रैक्शन होता है, कि कहीं भी अट्रैक्ट करता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद। मतलब जो मैग्नेट का बॉल लिया आपने, वो सराउंडिंग्स में अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। सिमिलरली क्या होगा कि जब पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा, तो वो अपने सराउंडिंग्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये समझ में आई बात आपको। अब उस फील्ड में अगर किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, और किसी पॉजिटिव को लेके जाओगे उसके फील्ड में तो रिपेल कर देगा। समझ में आई बात ये। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब क्या होगा कि उसी चार्ज पार्टिकल को मैंने धक्का दे दिया,
धक्का किसके थ्रू देंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू देते हैं हम लोग। किसके थ्रू देते हैं बेटा बताओ तो? पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू उसको एक्सलेट करोगे तो एक्सलेट करने के बाद क्या करता है वो? अपने क्या करता है वो? रेडिएशन इमिट्स करने लगता है। देखो रेडिएशन इमिट्स करने लगा, मतलब रेडिएशन उससे निकलने लगता है। मतलब बेटा रेडिएशन जब इमिट्स कर रहा है मतलब एनर्जी जब आप रिलीज कर रहे हो तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगा? ग्रेजुअली रिड्यूस होगा कि मेंटेन रहेगा? रिड्यूस होगा। Reduce. आप बताइए। तो आप खुद से सोचो कि आप कहीं पे एनर्जी जा रहा है तो सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो बेटा, जहां पे फील्ड होगा वहीं पे एनर्जी होगा। मानते हैं इस चीज को आप लोग? जहां पे फील्ड वहां एनर्जी। अगर हाँ फील्ड सर। नहीं तो एनर्जी नहीं। अगर फील्ड जीरो तो एनर्जी जीरो। अगर फील्ड होगा तो एनर्जी होगा। फील्ड जीरो, एनर्जी जीरो। मतलब फील्ड जब होगा तभी एनर्जी होगा। मतलब बियॉन्ड द फील्ड यू कांट इमेजिन द एनर्जी। अब आई बात समझ में? अब क्या होता है सुनो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाइब्रेट करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा ना तो उसके साथ हमेशा एसोसिएट होता है कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। बेटा आप क्या करो, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने देखा हो कि एक मैग्नेट होता है, इसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। आपने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है मैग्नेट में, हॉर्सो मैग्नेट जो बोलते हैं। कोई इलेक्ट्रिक वायर ले लोगे, इलेक्ट्रिक वायर से उसको सर्किट कंप्लीट करके इलेक्ट्रिक वायर ले लेंगे यहाँ पे। उस इलेक्ट्रिक वायर को उस हॉर्स मैग्नेट के दो पोल के बीच में अगर वायर को आप ऑसिलेट करोगे ना तो आपको जर्क लगेगा हाथ में। इससे क्या पता चलता है? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि नहीं उसमें? हाँ हाँ सर। सर। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो वहां पे डेफिनेटली कौन कौन एसोसिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेंगे तो वहां पे हमेशा आ जाएगा इलेक्ट्रिक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, अगर इलेक्ट्रिक वेरिएबल होगा तो उसके साथ मैग्नेटिक भी आ जाएगा। मैग्नेटिक वेरिएबल होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रिक आ जाएगा। फिक्स है ये। आप बता दो, दो फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इंटरेक्शन होगा। हाँ सर। आप बता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो इम्पैक्ट जो होता है फिजिक्स का वो इसी का पार्ट्स है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट आपने देखा होगा ना कि कहीं पे आपका घर में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन आता है, कहीं पे वायरिंग होता है। अब वायरिंग खराब है ये सही, उसको चेक करने के लिए क्या लेते हैं? सिस्टम लेता है वो। और वो क्या करता है? वॉल पे ले जाके उसको चेक करते रहता है। एक्चुअली क्या होता है पता है आपको? मैग्नेट रहता है वो। जैसे आप वायर आपका काम करते रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा वहां पे। अब बेटा करंट जाएगा तो वहां पे क्या फील्ड जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे मैग्नेट लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेट का क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन होगा वहां पे मैग्नेट का, तब पकड़ लेते हैं कि ये वायर आपको सही है। ये बात समझ में आया आपको? तो फिर साइंटिस्ट ने बोला, मैक्स प्लैंक्स ने बोला कि जब कोई चार्ज पार्टिकल्स होता है तो मूव अंडर, अगर एक्सलेशन में मूव करता है वो, तो हमेशा क्या इमिट्स करता है? एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में इमिट्स करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन, ये भी एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो बेटा बता दो अल्टीमेटली वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा या सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा? स्क्वायर पास। स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। आई बात समझ में? अभी क्या होगा कि लिखो इन एन ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन will emit energy continuously in the form of, किसके फॉर्म में बेटा बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में। स्पाइरल पाथ या सर्कुलर पाथ? स्पाइरल। और अल्टीमेटली कहाँ जाके गिर जाएगा वो? सर न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। अब बता दो, बेचारा जाके वहां पे गिर गया, खत्म हो गया कि नहीं एग्जिस्टेंस, बताओ आप लोग। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, खत्म हो गया कि नहीं वो बताइए। हो गया। हाँ सर। मतलब ये बोल रहा है कि ये आपका न्यूक्लियस है, आपको क्या करे, इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसा चक्कर काट रहा है, एक एक टर्न लेगा, एक एक टर्न लेगा, तो उसका ऑर्बिट क्या होते जाएगा, श्रिंक होते जाएगा, श्रिंक होते जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा बेटा बता दो। न्यूक्लियस में गिर गया वो। और न्यूक्लियस में गिर गया तो बता दो एटम आपका स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। हाँ सर। आप खुद से बता दो। अगर मेरे पास एक आप अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स का थ्योरी बोला कि आप एटम को एक ऐसा सिस्टम मान लो जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर काट रहा है, लेकिन एक एक टर्न के बाद इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट श्रिंक होते जाएगा, श्रिंक होते जाएगा, श्रिंक होते हुए इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ पे फॉल करेगा, न्यूक्लियस में फॉल करेगा, और वहां पे एनर्जी आपको कंटिन्यू मिलते जाएगा। तो बेटा जब हम लोग स्पेक्ट्रम फाइंड करेंगे, स्पेक्ट्रम, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, कंटिन्यूअस। अब सुनो क्या होता है स्पेक्ट्रम, क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि एनर्जी रेडिएशन का, अगर मान लो कि एक फोटोग्राफिक फिल्म लेंगे, तो जब रेडिएशन आपको कंटिन्यू आ रहा है, तो सारा रेडिएशन का वेवलेंथ वो का रेडिएशन आ जाएगा कि नहीं वहां पे आपका। आई बात समझ में, ये फिर से बता दो। देखो मान लो ये सिस्टम है, ये सिस्टम जब रेडिएशन इमिट्स कर रहा है, रेडिएशन इमिट्स कर रहा है, अगर हम लोग स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे फोटोग्राफिक फिल्म पे, तो बहुत सारा सारा वेवलेंथ आने का चांस है कि नहीं वहां पे बता दो, बहुत सारा वेवलेंथ का रेडिएशन। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, लिख लो, मैं बाद में बताऊंगा। लिख लो आप खाली, सेकंड पॉइंट लिख लो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ठीक है, मैं इसको लास्ट में डिस्कस करूंगा, बाद में नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन में कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड मॉडल में करते हैं इसको हम लोग। आई बात समझ में। মোস্টলি এটা বুঝেছি, এটা नेक्स्ट क्लास से बोले देबो, ठीक है, এটা ছেড়ে দাও हाँ सर। स्पेक्ट्रम। ये लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। आप बताइए, why the other force could not explain the stability of atom। ये समझ में आ गया आपका कि अदर फोर्स से आप स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो आप स्टेबिलिटी नहीं क्यों कर पाए, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैक्स प्लांक का थ्योरी आ गया। अब मैक्स प्लांक की थ्योरी के तरफ अपने साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि आपका इलेक्ट्रॉन तो एक एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल्स है तो वो हमेशा क्या इमिट्स करेगा, रेडिएशन। एवरी टर्न के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्लोज टू द न्यूक्लियस। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल फॉलो द स्पाइरल पाथ, अल्टीमेटली इट विल फॉल टू द न्यूक्लियस। मतलब ये एटम का स्टेबिलिटी नहीं कर पाया। कुछ आई बात समझ में यहाँ पे। आप क्या होगा सुनो। तो बेटा रदर थॉमसन मॉडल क्या था, समझ में आ गया। रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था वो समझ में आ गया। तो रदरफोर्ड का एडवांटेज क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, नथिंग एल्स। आप खुद से सोचो कि रदर, अब जो हम लोग नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल पे जाएंगे, तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानना पड़ेगा। तो मैं बता दूं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, क्वांटम थ्योरी क्या होता है, उसका चलूंगा बोर्स मॉडल पे। तो देखो, अब बोर्स मॉडल से पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो क्या होता है ये, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सुनो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है क्या, सुनो। सबसे पहले अगर बोलेगा रेडिएशन क्या होता है, तो याद रखना प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, याद रखेंगे आप। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। लिख दूं या समझ में आ गया बताइए। रेडिएशन का मतलब होता है प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। सर लिख। देखिए, ये सब तो बहुत बेसिक पार्ट से, ये 9th 10th का चीज है। रेडिएशन का मतलब होता है प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। आप बेटा बता दो, साउंड वेव को कभी रेडिएशन ही नहीं बोलते, साउंड रेडिएशन ही नहीं बोलते, साउंड का रेडिएशन ही नहीं बोलते आप लोग।
नहीं सर। आप लाइट वेव को रेडिएशन बोलते हो, सन का रेडिएशन बोलोगे आप, कहीं से हाँ हीट सर। आएगा तो रेडिएशन बोलोगे, बोलोगे कि वहां पे रेडिएशन आ रहा है, तो रेडिएशन तभी बोलेंगे जब एनर्जी आएगा उसके साथ। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब होता है प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। और जब आपका एनर्जी का प्रोपगेशन होगा और उस एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ऑसिलेट कर रहा है। आप बता दो, सन के सरफेस से हमको रेडिएशन मिलता है कि नहीं, आपका सनलाइट मिलता है कि नहीं? तो बेटा वो भी रेडिएशन है। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर झटका क्यों नहीं लगता है? अरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होता है ना तो फोर्स जीरो होता है, आप याद है ना आपको? हाँ सर। जब थॉमसन मॉडल बताए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अगर परपेंडिकुलर रखोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा वहां पे? जीरो। इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो सन का रेडिएशन आता है, कभी ऐसा होता है कि कोई मैग्नेट होगा तो मैग्नेट की तरफ रेडिएशन चला जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ चला जाएगा रेडिएशन? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए नेट फोर्स उस पर क्या है? जीरो। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा कंटिन्यू चेंज हो रहा है। अब बेटा चेंज नहीं होगा तो फिर प्रोपगेशन कहाँ से होगा? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, और वो कैरी करता है एनर्जी, उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आई बात समझ में? तो साउंड के अंदर कोई मतलब मैग्नेटिक और नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक, नहीं नहीं, फिर से बताइए क्या बोला आपने? तो साउंड साउंड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वो रेडिएशन नहीं है। नहीं नहीं, आप जब मान लीजिए कुछ बोलते हैं हम लोग, तो उसमें कैसे जाता है, तो वो कैसे जाता था, आपने जब मान लो ये एक फ्रेंड है, आप फ्रेंड को बुलाते हो आप, तो क्या होता है, ये वैक्यूम में कभी बुला पाओगे आप फ्रेंड को? नहीं बुला पाएंगे। लेकिन जब आपके पास क्या आना चाहिए, साउंड का वेव को प्रोपगेशन के लिए क्या चाहिए, साउंड वेव प्रोपगेशन के लिए चाहिए आपको फील्ड, ये मटेरियल मीडियम। आप जैसे कुछ बोलते हो तो आप एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते करते आपके फ्रेंड के ईयर ड्रम पे डिस्टरबेंस पहुंचता है, उससे आपका फ्रेंड बोलता है वो मेरे को बुला रहा है। आई बात समझ में? यस। आपको अगर वैक्यूम में दे देंगे तो आप फ्रेंड को कितना भी चिल्लाते रहो, एक मान लो एक कैमरा बना दिए, और कैमरा में आप फ्रेंड को कितना भी कस के कुछ दो, जो भी बोलना बोलो उसको, लेकिन वो सुनेगा ही नहीं। कितना अच्छा चीज है, बोलो सुनो। हाँ, लेकिन अगर मीडियम दे दिए तो फिर कुछ भी बोलोगे सुनेगा, सुनेगा तो फिर फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ बेटा ये कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। आपका सन का रेडिएशन तो आपको मिल रहा है, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद बियॉन्ड तब जाते हो तो वहां पे कोई फील्ड ही नहीं है, लेकिन फिर भी रेडिएशन आ रहा है कि नहीं, आपको बताओ? यस। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपगेशन के लिए क्या चाहिए? मीडियम नहीं चाहिए। लिख दूं मैं यहाँ पे? आप बोलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को मीडियम क्यों नहीं चाहिए, तो बेटा साउंड जब जनरेट करते हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं जनरेट कर रहे हो, लेकिन ये रेडिएशन जहां से आ रहा है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लेके आ रहा है, इसलिए इसको मीडियम चाहिए नहीं। बिना मीडियम के भी चला जाता है, जहां तक लेके जाओगे वहां तक चला जाएगा, क्योंकि फील्ड कैरी कर रहा है इसको। और बेटा जैसे ही किसी पे जाके मैटर पे टकराएगा तो फिर ये खत्म हो गया, मतलब अपना एनर्जी उसको दे दिया वो। आई बात समझ में? तो लिख दूं मैं ये? तो यस। लिखो, it is associated with changing electric and magnetic fields, which are perpendicular to each other। अब बेटा कुछ सोर्स होगा ना इसका बनाने के लिए, कहीं से सोर्स तो होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। सोर्स क्या होता है सुनो, सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सुनो। अगर कहीं पे आपका ऑसिलेटिंग मैग्नेट्स होगा, मैग्नेट ऑसिलेशन का मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या चेंज हो रहा है वहां पे, मतलब उसको इतने एक्सलेटेड किया। तो देखो
electrically charged particles moves under acceleration। तो बेटा बताओ वहां पे क्या मिलेगा आपको? अगर कहीं पे ऑसिलेटिंग या एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल्स होगा, मतलब एक्सलेटेड मोशन में जा रहा है आपको, तो क्या मिलेगा वहां पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब प्रीतम भाई समझ में, ये ऑसिलेटिंग अगर कहीं पे मैग्नेट होगा, अगर कहीं पे मैग्नेट होगा, मतलब कि एक पेंडुलम रस्सी से एक मैग्नेट को बांध लो, उसको ऐसे ऐसे रोटेट करते रहो, तो वहां भी आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऑसिलेटिंग अगर मैग्नेटिक रहेगा तो वहां भी आएगा आपका। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन होगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगा बेटा बता दो? मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी होगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और केमिस्ट्री का जब आप बात करेंगे, एक्साइटेड एटम या मॉलिक्यूल अगर कहीं भी रहेगा, एक्साइटेड एटम या मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी अगर एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो एक्साइटेड एटम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? जब बोर्स मॉडल पढ़ाऊंगा तो एक एनर्जी लेवल होता है ग्राउंड स्टेट, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है ना तो वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। जब बेटा वो नीचे आता है ना तो रेडिएशन इमिट्स करता है, तो किसके फॉर्म एनर्जी रिलीज करेगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म। आप हमेशा याद रखना, कहीं भी अगर एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल्स होगा, कहीं भी एक्सलेटेड अगर मैग्नेट्स होगा, कहीं भी एक्साइटेड एटम में मॉलिक्यूल या एटम रहेगा, तो आप हमेशा वहां से क्या गेन मिलेगा आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे? Yes. तो बेटा बता दो, आपने अगर मान लो कोई पेंडुलम में, अगर पेंडुलम के सरफेस पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज देंगे और उस पेंडुलम में अगर जर्क मारेंगे तो उसमें कौन सा फील्ड जनरेट, क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा कि नहीं? वहां से आएगा आपको। अगर मान लो कहीं भी, अगर आपको पता है कि मैग्नेट है, उस मैग्नेट को अगर हम लोग एक्सलेट कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? तो समझ में आए कौन कौन सा सोर्स होता है? अब देखो, अब देखिए एक चीज बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन behaves like particle as well as wave, that is wave particle duality। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है आपका, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर दिखाता, वेव की तरह बिहेवियर दिखाता, दोनों की तरह। तो बेटा खुद से सोचो, रेडिएशन का मतलब मैंने समझा कि एनर्जी है, उस एनर्जी में कौन सा फील्ड है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने माना। लेकिन वो पार्टिकल की तरह बिहेव कैसे करेगा? अब वेव की तरह क्यों नहीं बिहेव करेगा? पार्टिकल की तरफ कैसे बिहेव करेगा? ये साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है वो, और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या बोला सुनो। साइंटिस्ट ने बोला कि लेट कर लो कि आपको पार्टिकल नेचर देखना है, पार्टिकल नेचर देखना आपको या वेव नेचर देखना आपको, तो देखो क्या होता है। लाइट कुछ फेनोमेना दिखाता है। लाइट का कुछ फेनोमेना क्या होता है सुनो। जैसे हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पढ़ाएंगे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जैसे दिखाएंगे आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी एनसीईआरटी में दिया, थोड़ा बताएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बेटा बताओ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए रेडिएशन का कौन सा बिहेवियर पे वर्क करेंगे हम लोग? Sir, particle nature. पार्टिकल नेचर। अगर मान लो कि आपने, लाइट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं बताइए आप लोग? रिफ्लेक्शन भी होता है। लाइट में क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है कि नहीं बताइए आप लोग? ये सब लाइट में जाओगे, लाइट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है। लाइट का पोलराइजेशन लाइट में होता है। तो ये सब आप फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आप इसका वेव नेचर पे जाएंगे।
आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप इसके पार्टिकल नेचर पे जाओगे। सिंपल थ्योरी है कि जब वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब प्रोपेगेट होता है तो वेव नेचर लेता है, और जब ये किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो फिर पार्टिकल नेचर लेते हैं। आई बात समझ में क्या बोला मैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। न्यूटन का कार्पस्कल थ्योरी होता है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे फिजिक्स में, तो न्यूटन्स ने कार्पस्कल्स थ्योरी दिया था, मतलब न्यूटन ने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया था। आई वाज लाइट में न्यूटन ने पार्टिकल्स नेचर को सपोर्ट किया था। किसी साइंटिस्ट ने लाइट में वेव नेचर को सपोर्ट किया। तो कुछ फेनोमेना को आप वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे और कुछ फेनोमेना को आप पार्टिकल नेचर के थ्रू करेंगे। तो अगर स्कूल के एग्जाम में पूछेगा कि विच वन फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द पार्टिकल नेचर वेव नेचर, तो बता दोगे आप लोग या नहीं बता पाएंगे? Yes. हाँ सर। सुनो, रिफ्लेक्शन होता है, मैं यहाँ पे डिफ्रैक्शन भी लिख देता हूँ। ये सब क्या होता है? लाइट का नेचर होता है डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। इंटरफेरेंस होता है ये, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये सब आप वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो सर वेव नेचर का रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्लेक्शन होगा। सर रिफ्रैक्शन नहीं होता है इसमें? नहीं नहीं, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, ये सब जितना भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है बेटा। तो ये सब स्कैटरिंग के थ्रू होता है, तो ये सब वेव नेचर पे आता है। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपका आएगा पार्टिकल नेचर में। कर लेंगे? Sir, can you scroll up a bit? I missed one of the points. यस। Thank अब you. ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन से फील्ड है, ये पहले बताओ आप लोग, कौन कौन से Yes, फील्ड है? thank you. Field magnetic. नहीं नहीं, अब बताइए कौन कौन से फील्ड है उसके पास, बताइए तो। Oh, अच्छा इलेक्ट्रिक particle फील्ड? particle नहीं nature. नहीं नहीं Magnetic नहीं, field and electric. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic. मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पेरियोडिकली चेंज हो रहा है कि फिक्स है? चेंज हो रहा है, राइट। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है कि एक ही डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर। हाँ सर। तो चलिए यहाँ तक आए समझ में, तो मैं टॉपिक को आगे लेके चलो, चलो ना आगे पढ़ो। ये समझ में आने कि रेडिएशन होता क्या है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए ये देखिए, आप जो पढ़ा रहे हैं आपको, आप जो पढ़ा रहे हैं सीधा लिखो, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मैक्सवेल ने दिया था। कौन सा थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? वेव थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे वेव नेचर को एक्सप्लेन करेंगे या पार्टिकल नेचर को? तो वेव नेचर को। ये क्या बोले, ये क्या बोले, वेव नेचर का मतलब क्या होता है सुनिए। ये बोले कैन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। मतलब एनर्जी का जब बात होगा तो बोला कि एन ऑब्जेक्ट कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूअसली in the form of electromagnetic waves। अब बताइए वेव नेचर को सपोर्ट किए कि पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किए? So wave nature. अच्छा ये बता दो, अगर वेव नेचर का पार्टिकल नेचर हो गया, मतलब इनका स्टेटमेंट ये था, स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ रियल में ये लिखे थे। आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो ये जो लिख रहा हूँ देखना, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड particles, electrically charged particles moves under, किसके कर रहा है बताइए? acceleration,
अल्टरनेटिंग, बता अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होगा? चेंज हो रहा है कि फिक्स हो रहा है वो? तो चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are produced and transmitted in the form of waves. आई बात समझ में? सुनो, when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic field are produced and transmitted in the form of wave. मतलब किसी को अगर वेव के फॉर्म में भेजोगे तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि डिसकंटिन्यूअस जाएगा वो? So continuous. जैसे वेव जाएगा तो वो कंटिन्यू जाएगा आपका, तो किसी भी अमाउंट की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हो और किसी भी अमाउंट की एनर्जी को आप रिलीज कर सकते हो, होगा कि नहीं? निर्मल भाई बताइए, दोनों हो सकता है ना आपका? यस सर। आपको अगर कोई भी पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता कहाँ से, तो बोलना है कि व्हेन एवर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स और एनी मैग्नेट moves under acceleration, alternating electric field and magnetic field are produced simultaneously and transmitted in the form of waves. उसी वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कर लेंगे, दूसरा पॉइंट लिखो। These fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of wave propagation. इसका मतलब है, समझ में आप लोगों को, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इसको ऐसे बता देता हूँ, देखो आपको ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे एक फिगर जो मैं ड्रॉ करके ये है यहाँ पे, तो मैं वही दिखा देता हूँ आपको। देखो क्या है ये, देखो ब्लू कलर देख रहे हो आप लोग, ऐसे जा रहा है ना? सर थोड़ा स्टेटमेंट दिखाइए, सर दिख नहीं रहा। देखिए बेटा, ये देखिए, एक जो कलर ले रहा हूँ, देखिए ब्लू कलर ऐसे जा रहा है कि नहीं बेटा? बताइए, ब्लू कलर जा रहा है कि नहीं? ऐसे चेक कीजिए आप लोग। यस सर। हाँ हम्म सर। ओके, ऑरेंज कलर का जो ले रहे हैं उसको देखो, ऐसे जा रहा है कि नहीं? वो परपेंडिकुलर है कि नहीं? दोनों चेक करो आप लोग। हाँ sir. हाँ, कोई चीज अगर ऐसे जाएगा इसका मतलब वो थ्योरेटिकली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि फिक्स हो रहा है? चेंज हो रहा है। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है कि नहीं? एक को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, एक को मैग्नेटिक फील्ड बोला कि नहीं? और देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? हाँ sir. और देखो इस डायरेक्शन में जो वेव जा रहा है उसी के परपेंडिकुलर है कि नहीं वो? ये डायरेक्शन देखो, यहाँ पे प्रोपगेशन को जो डायरेक्शन लिया है यहाँ पे, देखो एक ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखना आप लोग, सुब्रदीप देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चा देखिए, शाकन देखिए कि एक फील्ड बेटा ऐसे जा रहा है, मतलब कि ये जो पेन है ना, ऊपर ऐसे लेके चले जाओ फिंगर को, एक को आप ऐसे फिंगर को लेके चले जाओ। ये दो फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है कि नहीं? पहले बताओ। Yes, sir. और ये जो स्टाइलस मैंने ये लिया वेव डायरेक्शन का प्रोपगेशन का, तो वो भी इसके परपेंडिकुलर दोनों फील्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड? हाँ सर। Yes, sir. तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है। दीज टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मतलब वेव का प्रोपगेशन अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, सुनो मेरी बात, अगर वेव प्रोपगेशन अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा
एक्स और जेड लेके एक प्लेन बनाओ, एक्स एंड वाई लेके एक प्लेन बनाओ, इस दोनों प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। आई बात समझ में? हाँ और ये और ये वेरी जो फील्ड कर रहा है आपका, ये दूसरा क्या आपका चेंज हो रहा है आपका। तो अब समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसा दिखता है, समझ में आ गया आप लोगों को? सर वो एक्स एक्सिस वो आपने क्या बोला सर, और एक बार बोलेंगे? देखिए देखिए, एक फिगर बना रहा हूँ आपको, देखिए मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, आई बात समझ में? और मान लो कि ऐसा एक्सिस है आपका, ये मान लो कि आपने एक्स ले लिया, यहाँ पे आपने जेड ले लिया, तो यहाँ पे वाई होगा कि नहीं बेटा, बता दो वाई होगा कि नहीं? देखो, हाँ सर। अब बेटा एक काम करो, मैंने देखो यहाँ पे ये जेड को मैं पकड़ के मैंने ऐसे एक वेव बना दिया, एक वेव ट्रेंड ऐसे जा रहा है आपका, ये ऐसे चला जाएगा। और देखना बेटा मैं क्या करूंगा, ब्लू जो ले रहा हूँ, मैं इसको पकड़ के ऐसे करके बना रहा हूँ, ये क्या लग रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहा है कि नहीं, वो देखो। मतलब कि हाँ मैं ये सर। फील्ड ले रहा हूँ, ये फील्ड ले रहा हूँ आपको, और ये जो फील्ड ले रहा हूँ बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं, आप चेक कर लो। अगर मान लो कि मैंने ये लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, कौन सा फील्ड लिया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कौन सा होगा बेटा बता दो, ये कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड? हाँ सर। अब बताइए, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जो डायरेक्शन है ये क्या होगा, वेव प्रोपगेशन। अब बेटा बता दो वेव प्रोपगेशन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं, चेक करो आप लोग। तो इससे क्या पता चला आपको कि ये जो फील्ड है एक दूसरा का, ये परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं? कुछ आइडिया लगा मैं क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड? Yes, sir. हाँ सर। तो चलिए, अब क्या होता है, अब समझ में आ रहा है आपको कि सन के रेडिएशन जो आपको मिल रहा है बेटा, वो अब समझ में आ रहा है कैसा दिखने में, वो तो बेटा नैनोमीटर पैनोमीटर में ये सब वेवलेंथ आता है, कहाँ से आंख से दिखाई देगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कैसा आ रहा है वो। यस। देखो अब सुनिए, दूसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा, दे डू नॉट रिक्वायर एनी material medium for their propagation। मतलब ये वैक्यूम से भी प्रोपगेट करता है कि नहीं है? बेटा एक सिंपल बता दो, आप किसी फ्रेंड को बोलते हो तो आप क्या करते हो, मैंने एक एयर में आपने डिस्टरबेंस दिया, वो एयर ने आपको लेके कैरी किया, अगर मान लो वहां पे एयर को मैं हटा दूंगा, तब किसी भी फ्रेंड को बोलोगे तो कभी सुनाई देगा, उसको नहीं सुनाई देगा। लेकिन आप खुद से सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लेके जा रहा है, तो उसको मीडियम से क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है वो। आई बात समझ में? ये हमेशा किसके स्पीड से जाता है ये? अगर आपने कभी लाइट का स्पीड देखा होगा, 10⁸ होता है नहीं कि नहीं, तो बता दो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेंगे उसका स्पीड कितना होगा, लाइट का स्पीड होगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन बनाने जाओगे, आप फॉर्मूला में देखना कि स्पीड आ गया, तो आप रेडिएशन का, तो रेडिएशन का स्पीड कितना लोगे, 3 × 10⁸ याद रखोगे? Yes, sir. आप बेटा बता दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया कहाँ से, ये साथ में आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है ये भी बता दिया आपको, वेव नेचर मैं अभी सपोर्ट कर रहा हूँ। अब बेटा वेव नेचर को जब एक्सप्लेन करने जाएंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो तो बहुत सारा होता है, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, गामा रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कॉस्मिक रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब खुद से बता दो, इतना सारा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। जैसे आपने देखा होगा
किसी का कैंसर ट्रीटमेंट होता है तो आपने देखा होगा केमोथेरेपी होता है, रेडिएशन होता है जो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है, उसमें गामा रेडिएशन लेते हैं हम लोग। पता है आपको, उसमें गामा रेडिएशन यूज करते हैं। बहुत इनर्जेटिक रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड होता है, रेडियो वेव्स होता है, माइक्रोवेव्स होता है। ये सब जितना भी नाम आप विजिबल रे सुना होगा आपने, अल्ट्रावायलेट रे सुना होगा आपने, ये इंफ्रारेड आपने सुना होगा, ये सब जितना भी आपने नाम सुना होगा, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब बता दो इसमें कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं? तो लिखो आप लोग, वेव पैरामीटर्स। लिखो बेटा, वेव पैरामीटर्स। सो हम समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? हमारी बताइए ये सब Yes, आप याद रखिएगा। आर्यन समझ में आ रहा नहीं है? अनुष्का समझ में आ रहा है ना बेटा? ये वेव पैरामीटर्स सब जाए हाँ हम सर। लोग। इससे पहले का टॉपिक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिटेल नहीं, डिटेल आप फिजिक्स में बोलोगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ केमिस्ट्री में चाहिए कि रेडिएशन होता क्या है, ये समझो आप। तो बताओ, वेव पैरामीटर्स क्या होता है कि बहुत सारा वेव्स है, उसको किस पैरामीटर से आप डिस्टिंग्विश करेंगे, उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला वेव पैरामीटर्स होता है आपका, मेरे याद रखना, वेवलेंथ। बेटा वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। बेटा वेव जब जाएगा तो आपने देखा होगा वेव में क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है कि नहीं? तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ बोलते हैं कि नहीं, बताइए आप। हाँ सर। जानते हो या ये नहीं जानते हो? ये सब क्रेस्ट और ट्रफ आपने पढ़ा होगा, हाँ सर। क्रेस्ट ट्रफ पढ़ा होगा। तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट का बीच का या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। आई बात समझ में? मतलब वेवलेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है? बट एक कंप्लीट ऑसिलेशन में क्रेस्ट और ट्रफ आना चाहिए। देखो यहाँ से कोई वेव चला, ये क्रेस्ट, यहाँ पे आके एक वेव, तो इसको बोलते हैं कि हम लोग कंप्लीट वेव। और इस कंप्लीट एक वेव में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो बताओ, तो यहाँ जो मैंने फिगर बताया है इसमें कितना वेव है? 2.5 वेव है कि नहीं? चेक करो आप। yes, sir. हाँ सर। देखो, देखो यहाँ से एक क्रेस्ट एक ट्रफ, तो एक वेव हो गया, फिर एक क्रेस्ट एक ट्रफ, दूसरा वेव हो गया, यहाँ क्रेस्ट रहा, ट्रफ नहीं आया, तो मतलब 2.5 वेव है। तो आप ये बता दो कि वेवलेंथ जो होता है, ये जैसे आपने टू एंड फ्रो मोशन होता है पेंडुलम में, तो ये हमेशा याद रखें, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो होता है आपका डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में क्या होता है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, या दो एडजेसेंट क्रेस्ट ले लो या दो एडजेसेंट ट्रफ ले लो। कुछ यूनिट होगा कि नहीं इसका, बताइए। मीटर। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, सुनो। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है? 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻12 मीटर। तो ये थोड़ा याद रखना, कन्वर्जन में हेल्प मिलेगा। सेकंड लिखो, फ्रीक्वेंसी न्यू। आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। बताओ, कहीं सोर्स से अगर वेव आ रहा है तो एक पॉइंट से एक वेव जाएगा तो इसको बोलेंगे
हाउ मेनी वेव्स थ्रू ए पॉइंट पासिंग थ्रू द पर सेकेंड, उसी को क्या बोलते हैं बेटा बताइए? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड्स होता है। तो यूनिट क्या हो गया इसका? पर सेकेंड। ऐसे को क्या बोलेंगे? हर्ट्ज। आई बात समझ में या नहीं समझ में आया? देखो फिर से बताता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वेवलेंथ। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड इन 3D स्पेस, वेव फ्रीक्वेंसी। वन वेव कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड्स होता है। कुछ आइडिया लगा? ये फिर से बता दूं? अरे बेटा समझ में आया तो देखो यहाँ पे लिखो वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। तो बेटा बताओ नंबर ऑफ वेवलेंथ अगर पर यूनिट लेंथ होगा तो न्यू बार क्या हो जाएगा? 1/λ होगा कि नहीं? यस। तो बताइए न्यू बार होता है 1/λ। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका? रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड्स। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड्स, लैम्डा वेवलेंथ। अब आइए, अब जो लास्ट बता रहा हूँ, वेव स्पीड। वेव स्पीड को डिनोट करते हैं हम लोग सी से। बेटा वेव स्पीड क्या होता है? सी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं आपका? और बेटा आपने लैम्डा डिस्टेंस कितना टाइम में कवर किया? 30 सेकेंड में। तो लैम्डा बाई टी क्या होता है? वेव स्पीड। तो लैम्डा बाई टी को हम लोग क्या होता है? न्यू लैम्डा लिख सकते हो कि नहीं आप? हाँ सर। बस हो गया। अब तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा सबका सी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये चेंज होते रहेगा। सब कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट रहेगा। तो क्या नहीं चेंज होगा यहाँ पे बताइए आप लोग? क्या चेंज नहीं होगा? क्या चेंज नहीं होगा ये बता सकते हो आप लोग? क्या नहीं चेंज होगा यहाँ पे? स्पीड। नहीं नहीं, क्या चेंज नहीं होगा यहाँ पे ये बताइए आप? यहाँ पे देख रहे हो कुछ आप लोग? सबसे एक्सट्रीमली राइट में कौन है? रेडियो वेव्स है कि नहीं? चेक करो आप लोग। हाँ सर। रेडियो, अब देखो रेडियो वेव के बाद कौन आ गया? माइक्रोवेव्स आ गया। माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड आ गया, इंफ्रारेड के बाद अल्ट्रावायलेट आ गया, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड के बीच में देखो विजिबल साइड कर दिया वो। फिर देखो आप एक्स रेज और उससे गामा रेज, उसके बाद जब जाओगे तो एक कौन सा रेज होता है आपने पढ़ा होगा? इंटरस्टेशियल कॉस्मिक रेज होता है। आप बताओ सबसे स्मॉलर वेवलेंथ किसका होगा? कॉस्मिक रेज का होगा। और सबसे हायर वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव का होता है। तो बेटा जो रेडियो स्टेशन होता है ना जहां से आपको सिग्नल मिलता है, इन लैंडसेट इनसेट जो प्रोपगेशन होता है वो हमेशा होता है रेडियो वेव से। आई बात समझ में? FM AM जितना भी सुनते हो वो रेडियो वेव वहाँ पे यूज होता है। माइक्रोवेव में यूज करते हैं हम लोग। इंफ्रारेड आपका देखो यहाँ पे, अल्ट्रावायलेट आता है, बीच में आ जाता है आपका विजिबल, एक्स रेज आता है आपका, गामा रेज आता है आपका, कॉस्मिक रेज आता है। ये सब का सब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसमें देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है बताइए आप? मोर्सेलिन बोल्ट, विच वन हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ? रेडियो वेव्स। यस। विच वन हैज द लोएस्ट वेवलेंथ? कॉस्मिक। मैक्सिमम वेवलेंथ। और इसमें क्या हो जाएगा सबसे?
लोएस्ट वेवलेंथ। आप बताइए विजिबल कितना से कितना के बीच में रहता है? 400 नैनोमीटर, to 700. नैनोमीटर में लर्न करना है। 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में आपका रहेगा विजिबल। और 700 नैनोमीटर से जैसे ऊपर चले जाएंगे तो चले जाएंगे हम लोग माइक्रोवेव में। इसमें चले जाएंगे बेटा, बताओ, माइक्रोवेव में। और 400 से अगर नीचे आ जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे अल्ट्रावायलेट में। आपने देखा ना, सन के रेडिएशन से जब अल्ट्रावायलेट आपके सरफेस पे आता है तो क्या होता है, आपके स्किन पे प्रॉब्लम होना, फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो होता है, एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होता है कि नहीं, बताओ, ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है कि नहीं अल्ट्रावायलेट आता है तो। अब सोच लो, एक्सरेज कॉस्मिक रेज सब तो यहाँ आता है नहीं है, अगर एक्सरेज कॉस्मिक रे आने लगे यहाँ पे तो सोच लो क्या होगा। और आप जानते हो नहीं, ये गामा रेज होता है, गामा रे ये कहाँ पे यूज होता है आपको पता है? ये सब रेडियोलॉजिस्ट सब यूज करते हैं कैंसर ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बहुत एनर्जेटिक रेडिएशन होता है, ये सब बताएंगे आपको, बहुत एनर्जेटिक रेडिएशन होता है। तो वॉट एवर टॉट यू टिल नाउ, अमंग दीज वेव्स किसके पास वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है? रेडियो वेव्स। Radio. आप समझ में आ गया कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं? लिखो, क्वेश्चन लिखो तो। फाइंड द वेव नंबर, मतलब न्यू बार, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ electromagnetic radiation having wavelength of 4000 एंगस्ट्रम। बना लोगे आप लोग? मैंने बोला कि आपको फाइंड करना वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ द 4000 एंगस्ट्रम। तो बेटा बता दो, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 1/λ for wave number. ये सब 9th में पढ़े होंगे, इसलिए तो फर्स्ट कीजिए। देखिए सॉल्यूशन जब बताएंगे तो बेटा आप क्या करेंगे, सी इक्वल टू क्या करेंगे, न्यू लेमडा लगाएंगे कि नहीं, बताइए आपको। बेटा बता दो, न्यू इक्वल टू क्या होगा, सी बाय लेमडा। सी कितना लेंगे आप? 3 × 10⁸। लेमडा कितना लेंगे आप? 4000 एंगस्ट्रम। उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये क्या होगा, 3/4 मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। और सारा एक्सपोनेंट को मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये -6 -7 आ जाएगा, -7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का और कितना होगा, 15 आ रहा है कि नहीं, बताइए हर्ट्ज। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो 7.5 इंटू 10 का 14 हर्ट्ज आ रहा है कि नहीं, चेक करो आप लोग। Yes. तो ये क्या मैंने फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी। अब ये बता दो, वेव नंबर जब फाइंड करेंगे तो वेव नंबर क्या होता है, आपको भी पता है वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपका क्या दिया, 4000 एंगस्ट्रम था। तो 4000 एंगस्ट्रम को आप क्या कर दो वहां पे, 4000 इंटू 10 का -10 करेंगे। -10 को आप ऊपर लेके जाइए तो देखो कितना हो जाएगा, इधर से -7 चला जाएगा, नीचे जैसे जाएगा तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, चेक करो आप लोग पहले। वैसे ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -7 जाएगा ऊपर तो 7 हो जाएगा, वो 6 कर देंगे तो इंटू 10 का और क्या हो जाएगा, 6। ये पर मीटर, क्योंकि वेव नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। अब वी नो द वेवलेंथ इज द मीटर, द वेव नंबर शुड बी पर मीटर। वेवलेंथ सेंटीमीटर, द वेव नंबर शुड बी पर सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे फाइंड करेंगे वेव नंबर? Yes. Yes, sir. नहीं नहीं, बताइए क्या बोले, क्या बताइए। देखिए एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक चीज दिखा रहा हूँ आपका, अगर एनसीईआरटी होगा तो एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपका, देखिएगा वहां पे। जो जेईई मेन के बच्चे उन्हीं सबको बताऊंगा, नीट के बच्चे जो उन्हीं को बताऊंगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन था बेटा यहाँ पे, अब मैं दूसरा टॉपिक पे लेके जाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए,
ये देखो एक क्वेश्चन मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये रेडिएशन समझ में आ गया ना, ये सब बेटा क्या होता है, रेडिएशन वेव थ्योरी पे अभी वर्क किया हम लोग। देखो ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, सोम बारीक देख रहे हो ये क्वेश्चन, बताइए आर्यन देख रहे हो ये क्वेश्चन ना। यस एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नीट 2023 के पेपर में डाल दिया था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। देखो वेद भारती वहां पे स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो पे, वो इतना फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज का दे रहा है वहां पे, अब वेवलेंथ आपको फाइंड करना है तो नहीं फाइंड कर सकते हैं। यस सर और रेडियो में देख लो यहाँ पे एफएम एएम और एफएम जो दिया है, यहाँ पे देखो एफएम और एएम जो दिया है, आप जो देखते हो कि एक फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो एफएम जो यूज आप सुनते हो, एएम जो होता है लाउड स्पीकर जो बजता है वो एएम यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट से जो होता है यहाँ पे एफएम होता है आपका। ये सब जितना भी होता है सब कहाँ पे, रेडियो में, लॉन्ग रेडियो पे, शॉर्ट माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। तो कुछ आइडिया लगा आपको, तो ये क्वेश्चन नहीं बना लोगे बताओ। अनुष्का कर लोगे, आप तो मेडिकल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनको बता रहा हूँ, तो कर लोगे नहीं क्वेश्चन की नहीं कर पाओगे। हाँ बताइए श्रेया कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, इसको क्या करना है, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देना, फिर आपको फॉर्मूला यूज कर लो, अपने आप आ जाएगा। लेकिन सबका बेटा स्पीड कितना रखेंगे। Sir, 3 to 10 to the power 8 3. meter per second. देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है, देखिए आई बात समझ में। अगर बताइए वेवलेंथ ऑफ द रेंज ऑफ विजिबल दिया है यहाँ पे, अब फ्रीक्वेंसी से फाइंड करना है तो नहीं कर लोगे, ये सब क्वेश्चन नहीं कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेट द वेव नंबर ये सब क्या होता नहीं कर लेंगे आप लोग। वेव नंबर बोल रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन, नहीं पकड़ लेंगे वेव नंबर क्या होगा। हाँ सर। Yes, sir. अभी तक बेटा मैंने क्या पढ़ा है आपको, वेव थ्योरी पढ़ाई या पार्टिकल नेचर पे वर्क किए थे अभी, वेव नेचर पे। तो बट ये वेव नेचर पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। आप जो जानने जा रहा हो वो पार्टिकल नेचर पे जा रहा हूँ। तो लिखो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है सुनो। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, उसके बाद बोर्स का फॉर्मुलेशन कराऊंगा आपको कैसे बोर्स आए। देखो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दिया था मैक्स प्लैंक। देखो वेव नेचर को अगर लेंगे तो वेव नेचर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इमिट करोगे, कितना एनर्जी आप अब्सॉर्ब करोगे, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है वहां पे नहीं। यू कैन इमिट द एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यू कैन अब्सॉर्ब द एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। बताइए निर्मल, यही बोल रहा है वेव थ्योरी। यस सर मान लो कोई सोर्स है तो वो जब एनर्जी इमिट करे तो बोलते हैं कि किसी भी अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेगा, किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब सुनो क्वांटम क्या बोलता है, सुनो क्वांटम बोलता है एन ऑब्जेक्ट, ये बोले थे ब्लैक बॉडी के केस में, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है मैं बता दूंगा, आगे बताऊंगा। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं बेटा जो सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है, सारा रेडिएशन को इमिट भी करता है। ब्लैक बॉडी क्या बोला देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताऊंगा मैं आपको, कैन इमिट और एब्जॉर्ब कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी only in an integral multiple of a discrete quantum। क्वांटम का मतलब होता है बेटा हाउ मच,
क्वांटम का मतलब होता है डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब हाउ मच, जैसे बोला ये लैटिन वर्ड है, मतलब कि क्वांटम का मतलब होता है कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप ये लिख लो। अब सुनो, ब्लैक बॉडी में आगे पढ़ाने वाला हूँ, अभी ब्लैक बॉडी के बारे में एक चीज सुन लो। ब्लैक बॉडी एक ऐसा कंडीशन होता है, रियल में ब्लैक बॉडी कोई होता नहीं है, हाइपोथेटिकल थॉट है ये, रियल में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता नहीं, लेकिन ब्लैक बॉडी साइंटिस्ट ने बोला कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो एमिट्स करता है सारा रेडिएशन, एब्जॉर्ब भी करता है सारा रेडिएशन। उसका ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक कलर नहीं होता, ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कि सारा रेडिएशन इमिट्स भी कर सकता है, सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकता है, मतलब कि कैन इमिट द रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, आई कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। आई बात समझ ब्लैक बॉडी के बारे में? अब Yes, sir. देखो, आप बोलता है कि ब्लैक बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए डिस्क्रीट क्वांटम, मतलब बोलता है कि यहाँ पे कि आप एनर्जी तो एब्जॉर्ब करोगे या एनर्जी तो आप रिलीज करोगे, लेकिन एक क्वांटम होता है, एक डिस्क्रीट वैल्यू होता है, उसी के मल्टीपल में आप एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे या तो इमिट करोगे। तो बेटा बता दो, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर आ गया यहाँ पे? पार्टिकल। देखो, मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, सुनो। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई सोर्स है रेडिएशन का, यहाँ से रेडिएशन जा रहा है, यहाँ से मान लो कोई रिसीवर है, यहाँ पे रिसीवर है, ये एनर्जी रेडिएशन जा रहा है, इसका एनर्जी जा रहा है। तो ये बोलता है ये थ्योरी कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ऑब्जॉर्व करेगा वो एक डेफिनेट अमाउंट करेगा, मान लो एक पैकेट जा रहा है यहाँ पे, ऐसे करके एनर्जी जा रहा है, और ये जो एक वन क्वांटम है ये, इसको क्वांटम थ्योरी यहीं से आता है, वन क्वांटम है ये। अब वन क्वांटम की एनर्जी मान लो कि मैंने एच न्यू ले लिया, कितना एनर्जी ले लिया बेटा मैंने वन क्वांटम एनर्जी? मैंने एक क्वांटम एनर्जी कितना ले लिया, एच न्यू। एच न्यू, न्यू तो अभी बताया था मैंने फ्रीक्वेंसी, एच न्यू क्वांटम, एच न्यू ले लिया क्वांटम की एनर्जी। अब क्या होगा कि जो रिसीवर है, ये जो रेडिएशन इमिट्स कर रहा है ये, अब रिसीवर जो इस पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ये क्या करेगा, देखो क्या एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है एच न्यू, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है टू एच न्यू, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है थ्री एच न्यू का, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है आपको हंड्रेड एच न्यू का एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है ये, टेन का लिए हंड्रेड एच न्यू का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कभी 1.5 एच न्यू का एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब एक एक छोटा जो पैकेट जा रहा है एनर्जी का, वो एक एक पैकेट कैरी करता है एच न्यू एनर्जी। मान लो एक पैकेट कैरी करता है 10 जूल, तो मान लो किसी को अगर पैकेट्स के थ्रू आप मारोगे उस पे, तो एनर्जी कितना, 10 जूल के बाद 20 जाएगा, 30 जाएगा, 40 जाएगा, 50 जाएगा, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कभी 55 एनर्जी जा सकता वहां पे? नहीं। क्लियर हुआ समझ में क्या बोल रहा था ये, क्या थ्योरी बोल रहा है ये? यस सर। ये बोल रहा है कि यू कांट इमिट द रेडिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ any amount of energy, you can't receive any amount of energy, मतलब ना रिसीव कर सकते हो आप एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी और ना आप इमिट्स कर सकते हो। इसका मतलब जब भी इमिशन होगा और जब भी आप रिसीव करोगे एनर्जी, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी आप रिसीव करोगे। तो कितना रिसीव करेंगे, जो रेडिएशन है जिसका फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं, उसका एक रेडिएशन एक क्वांटम होगा, तो वन क्वांटम कितना एनर्जी कैरी करता है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक क्वांटम को बोलते हैं यहाँ पे डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्वांटम का मतलब होता है डेफिनेट अमाउंट। आप बता दो, वन क्वांटम में डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, तो उसी का मल्टीपल वो एनर्जी इमिट्स करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा। बताओ, एक क्वांटम अगर एनर्जी कैरी कर रहा हो 10 जूल, तो आप 10 के मल्टीपल ही एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे या तो 10 के मल्टीपल ही एनर्जी आप इमिट करोगे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ सर। अब बता दो, पार्टिकल नेचर दिखा रहा है कि वेव नेचर दिखा रहा है ये? So wave nature. नहीं नहीं, पार्टिकल नेचर दिखा रहा है बेटा, क्योंकि डेफिनेट जा रहा है ना, एक डेफिनेट अमाउंट जा रहा है ना आपका। Yes, sir. तो ये क्या होगा, पार्टिकल नेचर आ गया। तो देखो Yes, क्या sir. बोला, देखो ये बोला कि एनर्जी ऑफ इच क्वांटम,
तो बेटा क्वांटम में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ इस क्वांटम, तो क्वांटम कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि रियल कोई क्वांटम होता है? रियल में कोई पार्टिकल नहीं होता, वो एक डिफरेंट अमाउंट एनर्जी को क्वांटम में मैंने ले लिया। एनर्जी ऑफ इस क्वांटम is proportional to the frequency of radiation। अब बताओ रेडियो वेव होगा या माइक्रोवेव होगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा कि नहीं सबका? तो बता दो, एनर्जी ऑफ इस क्वांटम प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब बेटा बता दो, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाएंगे कि नहीं आप? हाँ सर। हाँ सर। तो ये लाएंगे, आप यहाँ पे ला दिए एच न्यू, और एच न्यू को मैंने एस सी बाय लेमडा लिख दिए। ये बेटा कितना एनर्जी दिखा रहा है ये बताओ, तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटम या टू क्वांटम? क्वांटम। क्वांटम। अब तो एक क्वांटम कितना एनर्जी कैरी करता है, आप तो समझ में आ गया कितना कैरी करता है एक क्वांटम एनर्जी? एच न्यू। अब बेटा बता दो, ये जो क्वांटम का थ्योरी लाया, इसमें जो डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक क्वांटम मैंने पैक कर दिया, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक क्वांटम किसके पास होगा ये बताओ तो? कॉस्मिक रेज के पास होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ और सर। सबसे लेस एनर्जेटिक क्वांटम किसके पास है? सर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव। आई बात समझ में ये सब थ्योरी? अब सुनो, आपने पढ़ा होगा फोटोन, आप जानते होंगे फोटोन। देखो क्या लिख रहा हूं, इट कैरीज वन क्वांटम एनर्जी of any electromagnetic radiation। अब तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, फोटोन का बात करेंगे तो फोटोन कितना क्वांटम एनर्जी कैरी करेगा? वन को। एक क्वांटम। वन। अगर आपसे कोई बोलेगा कि फोटोन क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, तब समझ में आ जाएगा आपको, बताइए। Yes, sir. हाँ सर। अब अगर कोई भी पूछेगा आपसे कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का बात की, तो वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, यू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटम। one quantum carry energy, one photon means if I'm talking about the light, अब मैं बोलता हूँ फोटोन, तो किसी भी रेडिएशन में फोटोन जो होता है वो कितना एनर्जी कैरी करता है? वन क्वांटम। और एक क्वांटम एनर्जी कितना लॉक किया आपने? एच न्यू। और न्यू डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, रेडिएशन के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगा, डिफर करेगा। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिफरेंट फोटोन्स होगा कि सेम एनर्जी का फोटोन्स होगा? डिफरेंट। डिफरेंट। अब बताइए, आई बात समझ में यहाँ पे? अब बेटा बता दो, एनर्जी ऑफ एन क्वांटम क्या हो जाएगा? एन फोटोन से कर लेंगे तो एनर्जी ऑफ एन फोटोन्स कितना हो जाएगा बताइए तो? एनर्जी ऑफ एन फोटोन जाएंगे, तो एन फोटोन की एनर्जी बोल देंगे ना, E इक्वल टू एन लेंगे, और ये क्या लेंगे बेटा बताइए? एच न्यू। ये इसी को एन कर देंगे, तो एस सी वाई लेमडा कर सकते हो प्रीतम, बताइए। हाँ तो बताइए, अगर आप एक क्वांटम का बात करोगे, एक फोटोन का बात करेंगे तो एच न्यू। अगर आप एक मोल फोटोन का बात करेंगे तो एन का क्या है, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? हाँ सर। आप बताइए, तो क्वांटम थ्योरी रेडिएशन ने इंट्रोड्यूस कर दिया क्वांटम, और वेव नेचर ने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां पे बोल दिया कि किसी भी अमाउंट की एनर्जी रिलीज करो, ऑब्जॉर्व करो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये थ्योरी बोल रहा है नहीं, एनर्जी का रेस्ट्रिक्शन है। डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन ऑब्जॉर्व और डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन रिलीज। अब बता दो, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पार्टिकल नेचर को शो करता है, वेव नेचर को? पार्टिकल नेचर को।
अब वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको देखता है? वेव नेचर को। तो अगर लाइट का वेव नेचर को एक्सप्लेन करेंगे तो वेव थ्योरी को चल लेके चलेंगे, और लाइट का अगर पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो क्वांटम थ्योरी को लेके आएंगे। तो क्वांटम थ्योरी में डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि वेव नेचर में डेफिनेट क्वांटम में? लिखो तो, फाइंड द एनर्जी ऑफ photon of electromagnetic radiation having wavelength of 3000 एंगस्ट्रम। बना लोगे या नहीं कर लोगे बता दो। क्या पुन कर रहे हैं? एक फोटोन की एनर्जी कैरी करने की, n फोटॉन्स का, एक फोटोन का, उसका वेवलेंथ दे दिया। अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? और ये बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा यहाँ पे? सर HC वाला नहीं। SC बाय लेमडा। बेटा बताओ एच का वैल्यू जो होता है, ये मैंने बताना भूल गया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लो थोड़ा नोट करके। यहाँ पे एच का वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। एच क्या होता है? एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, याद रखोगे? एच का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, याद रखिएगा ये। और एग्जाम में दे देता वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट आता है कहाँ से, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कैसे आता है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी याद रखो कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.26 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड। कर ली कॉपी? तो नीचे चलो मैं स्लाइड को लेके। हाँ सर। देखिए आप बेटा बता दो, इस फॉर्मूला को यूज करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच कितना लेंगे? 6.26 इंटू 10⁻34। लाइट कितना सर लेंगे? क्वेश्चन थोड़ा दिखा सकते हैं? देखिए ना, अब इसको 3000 लेंगे तो 10 कर कितना लेंगे? -10। देखो तो बेटा जूल में आएगा, सब कैलकुलेशन जूल में कर रहा हूँ मैं, ऐसा यूनिट में कर रहा हूँ। सर 6.66 into 10 to the power minus 19 joules second। 10 का -19 जूल। देखो ना 10 को ऊपर लेंगे 18 आएगा, 18 जाएंगे तो वहां पे नहीं नहीं ये इधर 7 आ जाएगा आपका, और 3 3 कैंसिल ही हो जाएगा, 7 जाएगा ऊपर, 15 आएगा, 15 जाएगा 19 आ जाएगा, राइट। नोट करके एक चीज लिखो, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 19 जूल, याद रखेंगे आप? अगर मान लो इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 1.62। अब ये याद रखिएगा ये रिलेशन कि एक इलेक्ट्रोवोल्ट, वोल्ट और जूल का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, इसलिए ए 1 इलेक्ट्रोवोल्ट स्टैंड फॉर हाउ मेनी जूल? 1.602 इंटू 19 जूल। अब लोग ये कहाँ से आया? ये क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में जब एक्सीलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना होगा? वी क्यू। अभी आपने वन लिया, और क्यू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा तो जूल में आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब होता है 10 जूल, याद रखोगे? यस। और एक चीज क्या याद रखिएगा, सुनिएगा, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट पर फोटोन जो होगा, पर फोटोन इक्विवेलेंट टू, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट टू, बहुत हेल्प करेगा ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको, 96.5 किलो जूल पर मोल्स।
ये आप याद रखिएगा 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। इक्वल टू लिखा है या इक्विवेलेंट लिखा है मैंने? सर इक्विवेलेंट। So equivalent. अच्छा ये बता दो, एक इलेक्ट्रोवोल्ट का अगर ये एनर्जी होगा और उसी को मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो पर मोल आ जाएगा कि नहीं बेटा, बताइए अपने खुद से। हाँ सर। अब आई बात समझ में? तो ये सब बहुत हेल्प करेगा आपको, थोड़ा इसको थोड़ा याद रखिएगा ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप बना लोगे। क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे दिखाऊंगा मैं आपको, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत हेल्प करेगा। अब স্যার क्वेश्चन ওটা में তো बनाओ। জুল পার মোল আসবে, ওটা তো যখন এনে গুণ করা হবে জুল পার মোল চলে আসবে, কিলো জুল তো আসবে না। किलो जूल? না ওই अरे আপনি যেটা বললেন 1 ইভির সাথে গুণ করলে এনে আসবে, ওটা তো জুল পার মোল আসবে। ना ना बाबू देख, এটা 19 जूल আছে, ठीक है। এটা কি एनर्जी ऑफ वन, मान लो ये 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का वैल्यू है ये, इसको अगर 1 मोल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 23 से। এটা मल्टीप्लाई कर, এটা মাল্টিপ্লাই করবি তো 96500 চলে আসবে, তাহলে এটা 9.65 হয়ে যাবে কিনা কিলো জুল বল। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। आप बताइए इससे क्या हेल्प मिलेगा? सुनो मैं बता रहा हूँ आपको इससे हेल्प क्या मिलेगा, देखो मैं बता रहा हूँ। और एक चीज और क्या याद रखिएगा, सुनिएगा, नोट करके लिख लो, और बता रहा हूँ आपको। अगर किसी भी फोटोन की एनर्जी आपको निकालना है इलेक्ट्रो वोल्ट में, किसमें निकालना है बेटा बता दो, इलेक्ट्रो वोल्ट में, तो आप क्या कीजिएगा, 1240 को लेमडा नैनोमीटर से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो किसमें निकलेगा वो एनर्जी ऑफ फोटोन? बेटा बताओ किसमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकला है यहाँ पे? इलेक्ट्रोवोल्ट। आप बोलोगे सर ये कहाँ से फॉर्मूला आया? तो देखो, ये जो फॉर्मूला लाए थे यहाँ पे, जो फॉर्मूला लिए थे, इसी में इसको मैं नैनोमीटर में ही रखूंगा और ये सब फॉर्मूला सारा पुट कर दूंगा। आप जैसे ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएगा। आई बात समझ में कहाँ से आई? हाँ सर। चलिए, तो आप यह देखिए 1240/λ, अगर इसी को एंगस्ट्रम अगर एक्सप्रेस करोगे आप, ये 12400 आ जाएगा। ये लैम्डा इन किस में हो जाएगा, इन एंगस्ट्रम। अगर लैम्डा एंगस्ट्रम से डायरेक्ट 1200 को डिवाइड करोगे तो किस में आ जाएगा, सीधा इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा। तो बेटा कैलकुलेशन थोड़ा इजी आ जाएगा कि नहीं आपका? Yes, sir. तो ये 2-3 पॉइंट याद रखोगे ना तो बहुत कैलकुलेशन इजी हो जाता है। कैसे कन्वर्ट किए, सारा कैलकुलेशन समझ में आ गया, कैसे एक दूसरे को कोरिलेट कर दिया मैंने। अब देखो, अब एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ तो क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा आपको, देखना। देखो देखो ये क्वेश्चन देखो, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। एच का वैल्यू दे दिया है, Na का वैल्यू दे दिया आपको, C का वैल्यू दे दिया, और 1 मोल फोटोन की एनर्जी फाइंड करना है। तो बता दो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? तो HC/. लैम्डा। किलो जूल में लेना आपको, जूल में नहीं किलो जूल में लेना आपको, तो 1000 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेशन को। शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा, पहले आप करो। N=SC/λ बेटा लिए थे N फोटॉन्स के लिए। अगर 1 मोल बोल रहे थे, ये कितना लेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 लेंगे। और H कितना लेंगे, 6.26 या 6.63 बोल रही है तो लो, वो 6.63 बोल रहे तो ये इंटू 10⁻34 बोल ही रहा है ये। 3 इंटू 10 कर कितना लेंगे, 8, डिवाइडेड किससे करेंगे आप, लैम्डा से। 300 नैनोमीटर बोला, 10⁻9, टोटल को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। देखो कितना आ जाएगा, सीधा किलो जूल में आ जाएगा कि नहीं आंसर?
सी में लेमडा होता है एक फोटोन का, उसमें एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक मोल फोटॉन्स का आ गया, डिवाइड कर दिया 1000 से तो किलो जूल में आ गया। देख तो रहा वहां पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से जाएगा 36 होता है, दिख तो रहा है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। सर सर हम क्या 1240 बाई लैम्डा वो वाला यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो भी कर सकते हैं, ये समझ में आया, पहले आपको बताइए। यस अब बेटा एक काम करो, ये 10⁻⁹ था, ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 23 है, सबको ऐड कर दो, अपने आप देखिएगा वहां पे आ जाएगा आपका कैलकुलेशन। देखो ये 300 है, इसको -7 कर दीजिए, -7 को ऊपर ले जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। आप 15 ये 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा। और 38 इधर -34 है, तो 10⁻⁴ तो आ जाएगा ही एक्सपोनेंट, क्योंकि सब कैंसिल करके। और ये 3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये 6.63 है, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो देखो अपने आप 399 किलो जूल आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अच्छा एक काम करो, मैं इसको क्या करता हूँ और अल्टरनेटिवली भी कर देता हूँ, देखो क्या करूंगा। इक्वल टू मैं 1240/300 कर दूंगा, बेटा क्या होगा, 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा कि नहीं? नहीं हाँ नहीं, सर, 4.1 आ जाएगा, 4.1 आएगा, 4.1 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर दिए। देखो एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स जाएंगे, तो 4.1 को अगर सीधा 96.5 किलो जूल पर मोल में नहीं लेके चले जाएंगे हम लोग। देखो मैंने फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में फाइंड कर लिया, वो इलेक्ट्रोवोल्ट में फोटोन की एनर्जी एक मोल फोटोन का नहीं, एक फोटोन का है। अब मैं उसी को 96.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलो जूल पर मोल्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मेरे को पता है कि इलेक्ट्रोवोल्ट को किलो जूल पर मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ ये सबसे इजी कैलकुलेशन है कि इससे ऊपर का इजी कैलकुलेशन है? बताओ खुद से, नीचे का है कि अल्टरनेटिव में? सर नीचे का इजी है। हाँ तब बताइए, तो याद रखोगे तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 3। अब ये बता दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, फोटोन क्या होता है, एक फोटोन कितना एनर्जी कैरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन का फोटोन्स की एनर्जी डिफरेंट होगा, ये सब कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? यस सर। तो इसमें कुछ थ्योरी दिया मैंने, ये अभी थ्योरी मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या। फिर मैंने क्वांटम थ्योरी रेडिएशन थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया, क्वांटम थ्योरी सपोर्ट करता था क्वांटम को। और मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेव बता दिया आपका, वेव कैरेक्टर्स बता दिया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे आता है ये बता दिया आपको, कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स अगर रहेगा मूव्स अंडर एक्सलेशन, तो डेफिनेटली अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव होगा तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, तो वहां पे एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन एमिट, एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन एब्जॉर्ब। लेकिन मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो वेव थ्योरी से वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं हम लोग, और क्वांटम थ्योरी रेडिएशन से पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का केमिस्ट्री में क्या रोल होता है, तो बेटा जब स्ट्रक्चर पैटर्न पढ़ेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन भी होला, इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन भी होगा, तो वहां पे एनर्जी चाहिए। तो बेटा एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी चाहिए या एनर्जी रिलीज होगा आपका, वो एक फोटोन के फॉर्म में आएगा, और उस फोटोन का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी होगा, उस फोटोन का डिफरेंट वेवलेंथ भी होगा, उस फोटोन में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आएगा। मतलब एक ऐसा एनर्जी सिस्टम के पास चलेंगे जहाँ पे क्वांटाइजेशन बताएंगे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के थ्रू आता है ये सब, बताएंगे कैसे कैसा है। तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी का जर्नी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे ही ज्यादा फोकस किया आपको, क्वांटम थ्योरी रेडिएशन पे और वेव नेचर पे। आई होप तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में जब जाऊंगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक के थ्रू बोर्स मॉडल में जाएंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब मैं बताऊंगा आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां पे मैं प्रूफ करके बता दूंगा कि पार्टिकल नेचर कैसे यहाँ पे जूम किया। कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आपका जो जर्नी होगा, अब हम लोग जाएंगे किसमें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताएंगे। वो टाइम हो गया, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन में अब देखना कि वो थ्योरी को
कैसे एक्सप्लेन किए थे पार्टिकल नेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, आपको दिखा दूं कैसे कैसे आया था, क्योंकि जेईई मेन में क्वेश्चन भी आता है, उससे बहुत क्वेश्चन आता है। जेईई मेन का क्वेश्चन ही दिखाया मैंने आपको। नीट में कभी कभी क्वेश्चन आता, बहुत रेयर, मतलब कि फ्रिक्वेंटली नहीं, बहुत रेयर क्वेश्चन आता, लेकिन आता नीट में भी। जेईई मेन में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है बहुत डिटेल में। तो नेक्स्ट क्लास चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में उसे बता के चले जाऊंगा सीधा बोर्ड टॉपिक मॉडल पे। ठीक, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, चाहिए। Thank गुड you, नाइट। sir. नेक्स्ट क्लास लेंगे, बाय बाय नेक्स्ट सर। क्लास। Good night, sir. Bye. गुड Nice.